तो दोस्तों शुरुआत एक लड़का और एक लड़की के साथ में होती है जो कि दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर सुबह उस लड़की की नींद खुलती है तो वह हैरान हो जाती है कि उसने किसी स्ट्रेंजर बंदे के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया है। वो तुरंत ही अपने कपड़े और जूते लेकर यहाँ से भाग जाती है और फिर वो अपने मैनेजर से मिलती है और ये लड़की का नाम होता है रूहान दोस्तों। और रूहान की मैनेजर उससे कहती है कि आज ही हम दोनों को वापस जाना था और ये तुमने क्या कर बैठो, और वैसे क्या तुम जानते भी हो कि वो कौन इंसान है जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की है। तो रूहान कहती है कि मैं तो तुमसे इतनी जल्दी में मिलने के लिए आ गई कि मैं तो उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। रूहान की मैनेजर पूछती है कि क्या वो बंदा जानता है कि तुम कौन हो। तो फिर रूहान कहती है शायद से वो भी नहीं जानता होगा क्योंकि शायद कल रात रूम में अंधेरा था और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। तो रूहान की मैनेजर कहती है कि फिर तो मुझे अब उस बंदे से मिलना ही पड़ेगा और उससे बात कर कर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, नहीं तो फिर तुम्हारा जो करियर वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बोलकर मैनेजर यहाँ से चली जाती है। तो उस यहाँ पर फूजू का असिस्टेंट उसे पूछ रहा होता है कि बॉस आप कहाँ पर हैं। तो वो बताता है कि मैं तो रूम में ही हूँ। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस मैं पहले से ही रूम में मौजूद हूँ और आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फूजू हैरान हो जाता है और वो रूम से बाहर निकल कर रूम नंबर देखता है। तो उसे याद आ जाता है कल रात को वो नशे में था और वो गलती से गलत रूम के अंदर एंटर हो गया था। फिर इतने में असिस्टेंट उसके रूम से बाहर निकल रहा होता है और फिर पूछता है वो अपने बॉस को देखकर कि आखिर आप बाजू वाले रूम से कैसे बाहर निकल रहे हैं और आपको पता है कि आपके रूम में से मिस वो बाहर निकल के गई थी। फिर यहाँ पर फूजू को याद आने लग जाता है कल रात को कि वो अपने बिजनेस डील साइन कराने के लिए आया था और मिस वो के साथ था और उसी ने यहाँ पर उसकी ड्रिंक्स के अंदर ड्रग्स मिला दिए थे, ऐसा वो समझ जाता है। और फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि उसे ढूंढो और उसे बैन कर दो। फिर तभी रूहान की मैनेजर ये सुन लेती है और उससे लगता है कि वो रूहान को बैन करने की बातें कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से भाग जाती है और फूजू अपने असिस्टेंट को यहाँ पर पता करने के लिए बोल देता है कि इस रूम में कौन था वो पता करो। फिर इसके बाद में हम देखते हैं असिस्टेंट यहाँ पर कार लेकर आ जाता है फूजू को लेकर जाने के लिए और वहाँ उसे वो बताने लगता है कि बॉस मिस वो के डैड का कॉल आया था और वो हमें मना रहे थे कि हम उनके साथ इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं तो हम उनके साथ ऐसा ना करें, तो फिर वो इसकी गलती को माफ़ कर देना ही चाहिए और उन्हें बैन ना करे। तो फिर यहाँ पर फूजू तो नहीं मान रहा होता है और कह देता है मैंने एक बार कह दिया ना। फिर तभी यहाँ पर रूहान भी होटल से बाहर निकल रही होती है और मैनेजर उससे बताती है कि मैं बाहर पहुँच गई हूँ, तो फिर तुम कहाँ पर हो। और जैसे वो बाहर आती है तो रूहान के सामने फूजू की कार खड़ी होती है। तो वो समझ जाती है और जल्दी से फूजू की कार में बैठ जाती है। उसे देखते के साथ वो पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरी कार के अंदर कर क्या रहे हो। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि फिर से एक चालाक लड़की मिल गई आपको। कल वाली लड़की बहाना कर रही है कि वो गलत रूम में आ गई थी और आज वाले बहाना कर रही है वो कि वो गलत कार में आ गए। रूहान गुस्से में असिस्टेंट के ऊपर चिल्लाती है कि तुम किससे आके कहा चालाक लड़की बोल रहे हो। तभी फूजू अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट बाहर निकलकर रूहान को कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नहीं मान रही होती है। वो यहाँ पर फूजू के ऊपर गलती से हाथ रख देती है और फूजू को लगता है कि वो जानबूझ के उसे टच कर रही है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे दूर करने की कोशिश करता है। तो तभी वो उसकी इयररिंग देख लेता है, नोटिस करता है, उसे याद आ जाता है कि उसने सेम इयररिंग उसे अपने रूम में दिखी थी। पर तभी इतने में यहाँ पर रूहान की मैनेजर आ जाती है और वो जल्दी से यहाँ पर फूजू की कार से बाहर रूहान को निकाल देती है और उसे सॉरी भी करने लग जाती है। यहाँ पर रूहान को समझाती है वो कि देखो तुम उस जैसे पर्सन से दूर रहो और मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मिस्टर फूजू ने यहाँ पर रूहान को पहचाना नहीं, हमें उससे जितनी दूरी बनाए रखनी होगी उतना ही बेहतर होगा। रूहान तो ऐसे फूजू पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उससे ऐसे रूड बंदे से मैं दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर रूहान को किसी की कॉल आ जाती है और वो अपने मैनेजर को बताते कि वो आज रात एक पार्टी के लिए जाने वाली है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर फूजू को बताता है कि सर किसी ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया, इसीलिए उस लड़की के बारे में पता नहीं चल रहा है कि उस रूम नंबर 888 में कौन थी। तो फिर फूजू अपने असिस्टेंट को इयरिंग दिखाकर उसी लड़की को के बारे में पता करने के लिए बोल देता है और फिर इसके बाद फूजू अपने फ्रेंड शाओ के साथ एक पार्टी में आया होता है और यहाँ पर शाओ भी इससे पूछता है कि तू इतने सालों बाद अब्रोड से वापस आ गया और फाइनली तूने अपनी फैमिली बिजनेस को संभालना स्टार्ट भी कर दिया, तो बता तू अब अपने यंग फ्योंसे से कब शादी करने वाला है। फूजू उसे बकवास करने के लिए मना कर रहा होता है। तो शाओ कहता है कि अब तू इस बात को सीक्रेट नहीं रख सकता है। लास्ट टाइम जब मैं तेरे घर पर आया था ना तो मैंने तेरी ग्रैंड मॉम से सुन लिया था कि तेरी शादी रूहान के साथ फिक्स है और वैसे बाकी सभी को तो इस बारे में पता भी नहीं है। उन्हें तो लगता है कि बस रूहान की फैमिली और तेरी फैमिली के बीच में शादी फिक्स है। तो सभी को यही लग रहा होगा कि तेरी नेफ्यू निस के साथ में ही रूहान की शादी होने वाली है और वो दोनों कपल है, इसीलिए तो अब वापस आ गया है ना, तुझे जाकर अपने उस फ्योंसे से मिलना चाहिए एक दफ़ा। तो फिर फूसू कहता है कि रहने दे, सीजिन और रूहान वैसे भी सेम एज के हैं तो वे एक दूसरे के लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे।
तो इसका दोस्त कहता है लेकिन जो 30 एज वाले मैन होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, केयरिंग होते हैं, तो फूजू और बेटर पार्टनर बन सकते हैं। तो फिर फूजू यहाँ पर अपने फ्रेंड शाओ को गुस्से में देखने लग जाता है, तो फिर वो चुप हो जाता है और फिर फूजू को यहाँ पर रूहान नज़र आ जाती है, तो वो उसे तुरंत ही याद करने लग जाता है और सोचता है कि ये भी यहाँ पर आई हुई है। रूहान अपने फ्रेंड के साथ में यहाँ पर बात कर रही होती है, तभी वो नोटिस कर लेती है कि उसने सिर्फ एक ही ईयरिंग पहना हुआ है। तो वो उससे कहती है कि तुम इतनी फेमस स्टार होने के बावजूद भी एक ही ईयरिंग क्यों पहन रखी हो? ऐसे ही एक ईयरिंग नहीं पहनना चाहिए तुम्हें, नहीं तो लोग सोचेंगे कि तुम गरीब हो और मुझे बुरा लगेगा, और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत ही फेमस सुपरस्टार बन जाओगी। तभी यहाँ पर सिजना चाहता है जो कि रूहान का एक्स बॉयफ्रेंड था, और वो अपने साथ रूहान की स्टेप सिस्टर यू को भी लेकर आया होता है, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर रूहान को बातें सुनाते हुए उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी रूहान सिजन से कह देती है कि तुम भूलो मत कि सबसे पहले तुमने मुझे चेस किया था। फिर सिजन भी याद करने लग जाता है कि कैसे उसने खुद ही रूहान को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया था। फिर वो इसके बारे में गिल्टी फील करने लग जाता है। तो रूहान की स्टेप सिस्टर यू ये देखकर सोचती है कि मैंने इतनी मुश्किलों से तो इसे फंसाया, और मैं इसे अब अपने हाथ से ऐसे कैसे आसानी से जाने दे सकती हूँ। फिर ये खुद ही रूहान के पास जाकर कहने लग जाती है, सिस्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहती थी। और फिर खुद ही यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ को टच कराने लग जाती है और गिरने का नाटक करती है। रूहान के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है झूठा, और कहती है सिस्टर तुम मुझे ऐसे कैसे धकेल सकती हो। फिर यहाँ पर सीजन से वो बातें करने लग जाती है कि लगता है मेरी सिस्टर अभी तक मुझे माफ़ नहीं कर पाई है। तो सीजन तो रूहान के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि आगे मुझे तुम जैसी लड़की से प्यार कैसे हुआ। तो ये सुनते के साथ तो रूहान की दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। तो फिर सीजन रूहान की फ्रेंड के साथ झगड़ा करने लग जाता है, तो रूहान गुस्से में उसके ऊपर ड्रिंक फेंकने जाती है, पर तभी यहाँ पर फूजी आ जाता है और ये ड्रिंक सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। और ये देखकर सीजन गुस्से में रूहान के ऊपर हाथ उठाने वाला था, पर फूजू यहाँ पर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। फिर रूहान जल्दी से फूजू का कपड़ा साफ करने लग जाती है और फिर यहाँ पर वो सॉरी करने लग जाती है और कहती है देखो मैंने जानबूझकर नहीं किया। तब सीजन यहाँ पर फूजू को अंकल कहने लग जाता है, तो रूहान को पता लगता है कि अच्छा तो ये इसका अंकल है। फूजू को देखकर तो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो मिस्टर फूज है जो कि अब्रोड से अभी रिसेंटली वापस आए हैं, और रूहान तो बहुत ही ज़्यादा ही ब्रेव लड़की निकली जो कि इसने इससे पंगा ले लिया। फिर यहाँ पर फूजू जाने लगता है और रूहान से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर यहाँ पर सीजन रूहान से कहने लग जाता है तुमने मेरे अंकल को गुस्सा दिला दिया, आप जाओ जाकर उनका गुस्सा झेलो, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और यू भी कह देती है कि हमारे पेरेंट्स मिस्टर फूजू के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए तुम उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकती हो, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर रूहान रूम में आ जाती है और फूजू को ढूंढने लग जाती है, और इतने पे वो वॉशरूम से बाहर निकल आ जाता है टॉवल पहनकर। ये देखकर तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लग जाती है और फेस दूसरी तरफ घुमा लेती है और कहती है सॉरी मिस्टर फूजू, मेरी वजह से आपकी ड्रेस ख़राब हो गई, आप फिक्र मत करें, मैं कल आपके लिए न्यू ड्रेस लेकर आ जाऊँगी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है, तो ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है और फिर उसका कान टच करने लग जाता है। तो ये कहती है कि आप ये क्या कर रहे? तो फूजू कहता है कि तुम्हारा ईयरिंग कहाँ पर है? तो फिर ये याद करती है कि इसकी दोस्त ने उससे वो ईयरिंग निकालने के लिए बोला था, क्योंकि अगर ईयरिंग पहनकर उसे कोई भी देखेगा तो फिर उसे वो करीबी समझेगा और उसकी इमेज खराब हो जाएगी। फिर इतने पे यहाँ पर फूजू रूम में आ जाता है और फूजू को उसका कपड़ा देने के लिए, फिर यहाँ पर जो उसका दोस्त था वो रूम में आ जाता है फूजू को उसके कपड़े देने के लिए, और वो इन दोनों को साथ में देख लेता है और कहता है अरे अरे मैं तो गलत टाइम पर आ गया हूँ, तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैं चला जाता हूँ, थोड़ी देर बाद में आ जाऊँगा, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो फूजू अपने दोस्त को रोकता है और कहता है कि लाओ मेरे कपड़े दो। तो फिर ये कहता है कि जब रूहान यहाँ पर थी तो फिर तुमने मुझसे क्यों बुलाया कपड़े लेकर, इससे भी तो कपड़े मंगवा सकते थे ना। तो ये सुनते के साथ तो फूजू शौक हो जाता है कि क्या ये रूहान है। तो इसका दोस्त कहता है कि हाँ, क्या तुझे नहीं मालूम था? तो फिर फूजू चला जाता अपने कपड़े लेकर पहनने के लिए, और रूहान को बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील होता है। वो जैसे यहाँ से जाने लगती है तभी यहाँ पर सीजिन और यूहान आ जाते हैं और दोनों यहाँ पर उससे रोकने लग जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम मेरे अंकल से बचकर जाना चाहती थी। तभी इतने यहाँ पर फूजू बाहर आ जाता है कपड़े पहनकर और वो इन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या करे। तो फिर सीजिन जल्दी से उसे यू से मिलवाने लगता है कि अंकल देखो ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। यू सोचने लगती है कि मैंने सोचा था कि मिस्टर फूजू एक ओल्ड मैन और अगली मैन होंगे, नहीं ये तो एकदम अपोजिट है,
मुझे तो पहले ही नहीं फंसाना चाहिए था। फिर ये उससे कहने लगती है कि मिस्टर फूजू, मेरी बहन ने आपके ऊपर जो ड्रिंक गिरा दी है उसकी वजह से आपके कपड़े गंदे हो गए थे, तो इसीलिए आपको मेरी सिस्टर को पनिश करना चाहिए। बचपन से मेरी सिस्टर ऐसी बदतमीजी करती आ रही है और मेरे पेरेंट्स भी इसे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते और डांटते हैं। तो फूजू कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी बदतमीज लोग पसंद नहीं है। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इस लड़की को बाहर फेंक दो। तो फिर वहाँ तो अपसेट हो जाती है कि मैंने सोचा था कि ये मिस्टर फूजू है, ये बाकी सभी से हटकर है, अच्छे पर्सन है, लेकिन लगता है ये भी सभी की तरह निकले। फिर गार्ड्स यहाँ पर यू को बाहर चलने के लिए बोल रहे होते हैं, तो यू कहती है अरे गार्ड्स, आपको शायद गलत फैमिली हो गई है, मिस्टर फूजू ने रोहान को निकालने के लिए बोला, ना कि मुझे। तो फूजू यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि मैंने तुम्हें ही निकालने के लिए बोला है। और फिर गार्ड्स यहाँ पर इससे पकड़ के लेके जाने लगते हैं। तो फिर ये शीजिन से कहने लगती है कि देखो ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं। तो फिर शीजिन कहता है कि अभी के लिए फ़िलहाल तुम चली जाओ, क्योंकि मेरे अंकल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। और फिर फूजू शीजिन के ऊपर चिल्लाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हो, अभी तुम जाओ और 1000 वर्ड्स का सॉरी लेटर लिखो। फिर शीजिन के यहाँ से जाने के बाद रुवान कहती है मिस्टर फूजू, अब मैं भी चलती हूँ। तभी यहाँ पर जल्दी से उसे शाओ रोक लेता है और फूजू को इसके पास धकेल देता है और कहता है देखो लड़की कितनी ज़्यादा ड्रिंक है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या? जाओ और इसे घर पर जाओ और इसे घर तक छोड़ कर आओ, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर। तो यहाँ पर रुआन कहने लगती है अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊँगी। पर तभी फूजू कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए चलता हूँ। तो फिर रुआन बहुत ही गुस्सा होती है और शाओ के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फूजू फिर इसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है और रुआन इसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। और तभी फूजू देखता है कि ये अपने क्लासेस तो यही भूल गई है काटी में। फिर रुहान जैसे घर पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके स्टेप सिस्टर यू ने पहले से यहाँ पर घर वालों को झूठी झूठी चीज़ें कहकर कंप्लेन कर रखी होती है उसके खिलाफ, यानी कि उसके खिलाफ भड़का रखा होता है सभी घर वालों को कि उसकी वजह से यहाँ पर पार्टी से उसे निकाला गया है। तो फिर स्टेप मॉम तो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी बेटी को परेशान किया, अभी नील डाउन करके उससे माफ़ी मांगो। तो रुहान मना कर देती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यू रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर मिस्टर फूजू मुझ पर ऐसे गुस्सा ना होते और मुझे ऐसे पार्टी से नहीं निकलने को कहते। अब तुम्हारी वजह से अगर वो मुझे पसंद नहीं करेंगे तो फिर मुझे वो फैमिली में शादी करने को नहीं मिलेगा। ये सुनते के साथ तो यहाँ पर रूहान के डैड तो गुस्से में आ जाते हैं कि रूहान ने फूजू से पंगा कैसे ले लिया और उसके साथ तो ये लोग बिजनेस डील करने वाले थे और अब कैसे करेंगे वो उनके साथ बिजनेस डील को। वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं पर तभी इतने में यहाँ पर फूजू आ जाता है और वो उनका हाथ पकड़ के रोक देता है। तो रूहान के डैड हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं मिस्टर फूजू आप यहाँ पर कैसे आए? तो फिर वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर मैं इतना अच्छा शो कैसे देख पाता। तो फिर रूहान के डैड तुरंत ही कहने लगते हैं कि ये सब हमारी बेटी रूहान की वजह से हुआ, उसकी गलती है, हम तो बस यहाँ पर उसे बस एजुकेट करना चाहते हैं और फिर यहाँ पर सबक सिखाना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर स्टेपमो भी कहने लगती है कि हाँ रूहान यू से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है, इसीलिए वो उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है और ज़रूर रूहान ने यहाँ पर आपको यू के बारे में कुछ कहा होगा, इनके आपके कान भर दिए होंगे, उसकी बुराई की होगी। फिर यू जल्दी से जाकर फूजू का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि आप मेरी बात तो सुने। तो ये इसे अपने आप को छुड़ाते हुए कह देता है कि रुआन ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बल्कि मुझे खुद ही इसे यू का बिहेवियर पसंद नहीं आया था। फिर फूजू यहाँ पर रूहान को उसके सनग्लासेस वापस कर देता है। तो वो सोचती है कि ये इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं सोचती थी। फूजू के जाने के बाद रूहान भी अपने डैड को गुस्से में देखकर घर से बाहर निकल जाती है और जल्दी से फूजू के साथ ही उसकी कार में आकर बैठ जाती है और कहने लगती है मिस्टर फूजू आपने मेरी फैमिली सिचुएशन देखी है ना, मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तो ये कहता है कि क्लियर करो अपने शब्दों को और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर ये कहते हैं मिस्टर फूजू मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक होटल रूम में लेकर चलो और वहाँ मुझे एक रूम दिला दो। ये सुनकर फूजू तो हैरान हो जाता है और रुमान बताने लगती है कि मेरे सारे पैसे और डॉक्यूमेंट्स मेरे मैनेजर के पास है, तो इसीलिए अभी आप मेरी मदद कर दो और बाद में मैं अपने मैनेजर से कॉन्टैक्ट करूँगी, तो फिर मैं आपको परेशान नहीं करने वाली हूँ। तो फिर फूजू कहता है अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक होटल रूम बुक कर दूँ, देखो अगली बार कुछ भी कहने से पहले अपना ब्रेन एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर लेना। फिर फूजू रुमान के साथ उसके होटल रूम में आ जाता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर वो तो हाँ कर देती है कि ऑफ कोर्स कर लो। फिर वो जैसे वॉशरूम जाता है तभी मैनेजर यहाँ पर आती है और रुमान से कहती है कि फिर से तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो ये कहती है पूछो मत, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। और फिर मैनेजर
इससे इसकी आईडी वगैरह देने लग जाती है और पूछती है वैसे तुम्हारे पास तो आईडी नहीं थी ना, तो फिर तुमने यहाँ पर ही होटल रूम कैसे बुक कर लिया। तो रूहान बताती है कि आज मैं जिस गलत कार में बैठी थी ना, उससे कार ओनर ने मेरी मदद की है और मेरे लिए रूम भी बुक कर दिया है। तो फिर मैनेजर हैरान हो जाती है और कहती है मैंने बोला था ना कि तुम मुझसे दूर रहो, फिर भी यहाँ पर तुम मुझसे कैसे मिल गई। तो रूहान अब सेट होकर कहती है तुम्हें क्या ही बताऊँ मैं यार, तुम्हें पता है कि सोचिन का जो अंकल है ना वो यहाँ पर वो ही है। ये सुनकर तो मैनेजर हैरान हो जाती है। तो रूहान कहती है कि तुम इतना अपसेट मत हो, वो बाहर से बहुत ही ज़्यादा कूल दिखता है लेकिन वो बहुत ही बुरा नहीं है, एक अच्छा बंदा है जिसने मेरी मदद की है। फिर मैनेजर इसे सब बताने वाली थी कि जिसके साथ में उसने होटल में नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं बल्कि वही था, पर नाम बताने से पहले यहाँ पर फूजू बाहर आ जाता है। तो ये जल्दी से खांसने की एक्टिंग करते हुए आगे नहीं बोल पाती है और फिर फूजू यहाँ से जाने लगता है। तो रूहान उसे थैंक यू बोल देती है और फिर उसके जाते ही यहाँ पर रूहान के मैनेजर से पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन इतना ज़्यादा क्लोज कैसे हो गया कि उसने तुम्हें होटल रूम तक बुक करके दे दिया है। सुबह तो वो तुम्हारे साथ इतना कोल्ड था नहीं और उसने तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बदतमीजी से अपनी कार से बाहर भी फेंक दिया था। तो रूहान अपनी मैनेजर को पूरी स्टोरी सुनाने लगती है कि उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ और कैसे यहाँ तक बात पहुँच गई। और फिर वो अपने मैनेजर से फूजू की तारीफ भी कर दिया और बता दिया उसने तो कहा है कि वो मेरी सीचिन से बचने में भी मदद करेगा। अगर सीचिन ने मुझे कभी परेशान किया तो एंड फ्यूचर, तो फिर ये अच्छा रहेगा ना कि मैं आसानी से सीचिन से अपनी इंगेजमेंट तोड़ पाऊंगी। और फिर फूजू का यहाँ पर कल ही किसी लड़की के साथ में पंगा हुआ था जिसकी वजह से वो आज मुझ पर गुस्सा निकाल रहा था। मैनेजर कहती है अगर तुम मिस्टर फूजू से कहोगी कि वो लड़की उनके खिलाफ प्लानिंग नहीं कर रही थी तो क्या वो बिलीव करेंगे। तो ये कहती है नहीं, जितना मैं मिस्टर फूजू को समझती हूँ वो बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। मैनेजर ये सुनकर डर रही होती है और फिर नेक्स्ट डे रूहान अपने मैनेजर के साथ मिलकर डायरेक्टर का इंतजार कर रही होती है और कहती है पूरे 5 घंटे हो गए। फिर यहाँ पर शूट स्टार्ट हो जाता है और रूहान को एक एक्टर के साथ शूटिंग करनी होती है जिसके बारे में यहाँ पर रूहान पहले से जानती थी कि वो बहुत ही बड़ा बदतमीज इंसान है और यहाँ पर तो वो उसके साथ करते हुए उसे टच करने लग जाता है। तो रूहान तुरंत ही आवाज़ उठाती है और डायरेक्टर से कहती है कि ये चीज़ तो स्क्रिप्ट में थी नहीं। तो फिर वो जो एक्टर था वो बोलने लग जाता है कि ये तो मेरी मर्जी है, मैं स्क्रिप्ट चेंज भी कर सकता हूँ। तभी यू डायरेक्टर से कहने लगती है कि इससे तो बिल्कुल एक्टिंग करना नहीं आता है, आप कहो तो मैं कर देती हूँ। तो फिर डायरेक्टर भी यहाँ पर रूहान के ऊपर चिल्लाते हैं कि अगर तुम नहीं कर सकती हो तो फिर तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन यूँ कर देगी। तो रूहान कहती है ठीक है तो फिर इसी से करवा लो और गुस्से में जाने लगती है। तो मैनेजर फिर उसे रोकती है, उसका गुस्सा ठंडा करवाती है और कहती है देखो हमें अभी पंगा नहीं ले सकते इनसे क्योंकि इसकी जो पेनल्टी है ना वो हम लोग नहीं पाएंगे, इसलिए अपने काम को कंटिन्यू करो और इसे छोड़कर मत जाओ। तो फिर रूहान को भी मानना ही पड़ता है और तब यहाँ पर एक्टर हान कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ तुम मान गई, देखो अब हम लोग नेक्स्ट सीन डायरेक्ट बैड सीन करेंगे। रूहान तो ये बात सुनकर ही चिल्लाने लगती है कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो अपनी। तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरी मर्जी चलने वाली है। इतने में यहाँ पर फूजू आ जाता है अपने दोस्त शाह को लेकर और शाह को देखकर तो यहाँ पर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि वो तो कितना फेमस एक्टर है और वो कितना ज़्यादा हैंडसम भी है। शाह कहता है कि वैसे तो मेरे पास पहले से काम है और मैं बहुत ही बिजी हूँ, लेकिन ये रोल एक डोमिनेटिंग बॉस का है तो मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड यानी कि फूजू ये रोल अच्छे से निभा पाएंगे। ये सुनकर तो यूँ तो जेलस हो जाती है कि आखिर ऐसे कैसे ये मिस्टर फूजू को सेड्यूस करेगी। फिर ये जल्दी से फूजू के पास जाकर कहने लगती है कि आपका टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होगा ना, आपके पास थोड़ी ना ये फालतू एक्टिंग वगैरह करने के लिए टाइम होगा। तभी इतने में फूजू जल्दी से रूहान को अपने पास आता है और कहता है कि मैं एक्टिंग करूँगा। तो रूहान तो हैरान हो जाती है कि सच में मेरे साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार है। और फिर फूजू तो स्क्रिप्ट देखने के साथ ही तुरंत कह देता है कि मुझे याद हो गई स्क्रिप्ट और फिर वो रूहान के साथ एक्टिंग शुरू कर देता है और इस सीन में रूहान को उसे थप्पड़ भी लगाना होता है। तो रूहान हैरान होती है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि उसने थप्पड़ भी अच्छे से खा लिया। फिर जैसे यहाँ पर शूटिंग कंप्लीट हो जाती है सभी लोग तारीफ करने लग जाते हैं फूजू ने कितनी अच्छे से एक्टिंग की है। और फिर रूहान यहाँ पर फूजू से कहती है सॉरी मैंने तुम्हें जानबूझ के थप्पड़ नहीं मारा, वो तो एक्टिंग का हिस्सा था, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। फिर वो उसके साथ उसे लेकर चली जाती है। तभी यहाँ पर यू इन दोनों को रूम में जाते हुए देख लेती है, उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन जल्दी से यहाँ पर शाउस को रोक देता है और कहता है अच्छा होगा कि तुम उन दोनों को डिस्टर्ब ना ही करो। ऐसा बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है और यू तो यहाँ पर जेलस भी हो रही होती है और साथ में गुस्से में भी आ रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं रूहान फूजो को मेडिसिन लगाते हुए खुश हो रही होती है और सोच रही होती है मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा बंदा निकलेगा, मुझे तो लगा था कि ये गुस्सा हो जाएगा और वैसे ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग भी है। तभी फूजो को
को रूहान को देखते हुए उसी रात के बारे में याद आ रहा होता है। वो सोचता है कि लड़की हमेशा मुझे जानी पहचानी फीलिंग देती है। तभी फूजू का दोस्त शाओ चुपके से इन दोनों की यहाँ पर फोटोज क्लिक कर लेता है और दोनों उसे देखते रह जाते हैं। फिर फूजू अपने दोस्त से उसका फ़ोन लेकर फ़ोटो देखने लगता है। तो फिर ये कहता है कि वो तेरी ग्रैंड माँ तुझे मिस कर रही थी ना, तो बस मैं तो उन्हें भेज रहा था। तभी ग्रैंड मॉम का मैसेज आ जाता है और वो शाओ को थैंक्स कह रही होती है कि उसने इन दोनों को मिलवा दिया। शाओ फूजू से कहने लगता है कि मैंने ग्रैंड माँ को तुझे भेजा नहीं है, आखिर तो मेरा दोस्त है, मैं उनसे पैसे थोड़ी ले सकता हूँ इस बात के। तभी ग्रैंड मॉम यहाँ पर 3 मिलियन ट्रांसफ़र कर देती है और फिर फूजू ये सब भी देख लेता है और ग्रैंड माँ मैसेज करती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, गुड जॉब, लगे रहो, आगे भी ऐसे ही करते रहना। फिर यहाँ पर जो फूजू था वो तो शाओ से कहता है कि तू तो बहुत ही बड़ा धोखेबाज निकला यार। तो शाओ कहता है कि मैं कोई धोखेबाज नहीं, उल्टा तुम दोनों का मैच मेकर हूँ, और वैसे मैं तेरी ग्रैंड मॉम के ऑर्डर को कैसे मना कर सकता था। चलो तुम दोनों अपना कंटिन्यू रखो, मैं यहाँ से जा दो। तो फिर तो यहाँ पर रूहान उसे रोकती है और कहती है तुम दोनों ने आज मेरी काफ़ी बड़ी मदद की है, तो चलो मेरी तरफ से यहाँ पर तो फिर मैं तुम लोगों को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो फूजू था वो तो मना करने लग जाता है और कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर शाओ था जो कहता है कि अरे नहीं, ज़रूरत कैसे नहीं है, ज़रूरत है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। फिर ये लोग रेस्टोरेंट पहुँच जाते और शाओ यहाँ पर रूहान को ईयरिंग्स देता है और कहता है कि ये तुम्हारे दोस्त ने मुझे तुम्हें देने के लिए बोला था, ये उससे तुम्हारा ईयरिंग की तरह दिखता है। तो फिर ये से ईयरिंग मिल गया तो फिर उसने खरीद लिया था। रूहान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये मेरे फेवरेट ईयरिंग थी जो मैंने गलती से अब्रोड में घुमा दी थी। फूजू ये सुनकर हैरान हो जाता है कि तुमने इसे अब्रोड में घुमा दिया था। तो फिर यहाँ पर शाओ कहता है कि अरे तू इतना हैरान क्यों रहा है, लड़कियों के लिए सिर्फ नॉर्मल सी बात है ज्वेलरीज वगैरह को इधर उधर भुला देना। फिर ये लोग यहाँ पर जब खाना ऑर्डर करने लग जाते तो शाओ और यहाँ पर रूहान वेटर्स को कुछ चीज़ों के लिए मना कर रहे होते हैं जिससे उन्हें एलर्जी होती है, और ये तभी दोनों ही सेम टाइम पर सेम चीज़ों के लिए मना कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। फिर इतने वहाँ पर रूहान को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वह इससे कोई होटल में आने के लिए बोल रहे होते हैं। तो रूहान को अपने डैड की बात माननी पड़ती है और उन लोगों से कहती है वो कि मेरे को ज़रूरी काम है, ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। और शाओ यहाँ पर फूसाओ से कहता है कि ज़रूर उसके मॉम डैड उसे परेशान कर रहे होंगे। तो फिर फूजू इस बात को सुनते के साथ ही याद करता है कि लास्ट टाइम कैसे उसके डैड उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे थे, वो तो तुरंत उसने आकर रोक दिया था, इसलिए वो भी वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। तो उसी तरफ रूहान जैसे यहाँ पर होटल पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि उसके डैड ने यहाँ पर किसी मिस्टर जैक को बुलाया हुआ होता है और उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने उसे रूहान को देने का प्रॉमिस कर लिया होता है। रूहान साफ मना कर देती है कि वो किसी मिस्टर जैक से शादी नहीं करने वाली है और उसके साथ हरगिज़ नहीं जाएगी। तभी यहाँ पर जो लोग थे वो इसे बहाने से रोक लेते हैं वे और उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर पिला देते हैं, जिसके बाद रूहान को नशा चढ़ने लग जाता है। फिर यहाँ पर मिस्टर जैक तो रूहान के पीछे पड़ जाते, पर तभी फूजू यहाँ पर एंड टाइम पर आकर उस बंदे को लात मार देता है और फिर रूहान को बचा के रूम में लेकर आ जाता है। रूहान तो इतने ज़्यादा नशे में होती है कि वो तो फूजू से कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ और प्लीज़ मुझे बचा लो। तो ये तो इससे कहता है कि होश में आओ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तभी रूहान नहीं मान रही होती है और वो उसे किस करने लग जाती है। तो फिर ये जल्दी से उसे दूर करता है और अपनी टाई निकाल कर उसके हाथ बांध देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रूहान के डैडी यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं कि अब उन लोगों ने रूहान को मिस्टर जैक को दे दिया है तो अब इन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पर तभी मिस्टर जैक आकर इन लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं कि रूहान तो उनसे पीछा छुड़ा कर भाग गई, और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी बेटी भी तो है ना, मैं इसे अपने साथ लेकर चलता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही रूहान की नींद खुलती है वो चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पर बांध के क्यों रखा हुआ है। फिर देखती है कि ये तो मिस्टर फूजू है, तो फिर वो कहने लगती है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर मिस्टर फूजू बताते हैं कि फ़ायदा मैं नहीं बल्कि तुम मेरा उठा रही थी, और तुम भूल कैसे सकती हो, कल तुमने एक तो मेरे कपड़े तक फाड़ दिए और मुझे फोर्सफुली किस भी किया, और तुम मुझसे डरो मत, अगर मुझे कुछ करना होता, तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो मैं आज के दिन का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करता। तो ये कहती है फिर तो तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, और उससे थैंक्स बोलकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो कहता है मैं कोई इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ जितना यहाँ पर रूहान तुम समझ रही हो। फिर रूहान जब बाहर होती है तो उसके डैडी उससे कॉल करके उससे कह देते हैं कि तुम मिस्टर जैक को सॉरी बोलोगी, तो ये मना कर देती है कि मैं नहीं बोलने वाली हूँ। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि अभी उनकी कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है और उन्हें 80 मिलियन की ज़रूरत है, और अगर वो नहीं सॉरी बोलेगी तो फिर वो पैसे उससे भरने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने उसे इतने सालों से पाला है। तो फिर उसके ऊपर पैसे का भी कितना ज़्यादा खर्चा किया उन्होंने। रूहान कहती है पहली बात तो ये कि मैंने आपको पहले ही बहुत सारे पैसे दे दिए,
यहाँ पर 80 मिलियन की बात है ना, तो मैं वो भी आपको दे दूँगी। लेकिन फिर रूहान यहाँ पर अपने मैनेजर को कॉल लगाती है और पूछती है क्या मेरे लिए यहाँ पर कोई नया काम आया है, तो मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम ढूंढने में मेरी मदद करो। तो फिर मैनेजर बताती है कि एक वैरायटी शो का ऑफर आया है में, और ये जो शो है ना ये फू ग्रुप कंपनी में रिकॉर्ड होगा और उस शो में यहाँ पर फूजू भी रहेंगे। तो क्या तुम इसके बारे में सोचना चाहती हो या फिर मना करना चाहती हो? तो फिर यहाँ पर रूहान कहती है अरे नहीं नहीं, इस काम के लिए मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फूजू का असिस्टेंट आकर इससे इस बारे में बताता है कि कल से कंपनी के आर्टिस्ट यहाँ पर शो करने के लिए आने वाले हैं। वो हैंडल करना चाहते हैं कि कौन से आर्टिस्ट कौन से डिपार्टमेंट में रहेंगे, या फिर पहले से जो डिसाइड उसमें ही रहने देना चाहिए, कुछ चेंज ना करे जाए। तो फिर ये कहता है कि रूहान कौन से डिपार्टमेंट में, तो असिस्टेंट बताता है कि वो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में है। फूजू कह देता है कि ठीक है, फिर उसे मेरी सेक्रेटरी बना दो। फिर असिस्टेंट हैरान हो जाता है और कहता है बॉस ठीक है मैं समझ गया। फिर यहाँ पर रूहान जब यहाँ पर कंपनी में आती है तो असिस्टेंट उसे काम वगैरह बता रहा होता है। तो रूहान पूछती है कि मेरा वैसे काम क्या होगा, तो ये बताता है कि आप प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी होंगी। तो फिर यू भी यहाँ पर इस कंपनी में काम करने आई होती है और वो रूहान को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि यहाँ पर जो मिस्टर रूहान है वो यहाँ पर वैरायटी शो के लिए आई हुई है और वो अब प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी है। तो ये सुनते के साथ यहाँ पर यू गुस्से में होने लग जाती है और जेलस में भी कि सेक्रेटरी तो मुझे बनना चाहिए था। तो असिस्टेंट कहता है कि ये प्रेसिडेंट ने खुद ही डिसाइड किया है। तो फिर ये कहती ठीक है, तो मैं खुद ही जाकर यहाँ पर प्रेसिडेंट से बात कर लेती हूँ। तो असिस्टेंट मना कर देता है कि प्रेसिडेंट को कोई भी यहाँ पर आउटसाइडर अपने ऑफिस में पसंद नहीं है। तो फिर ये फाइनली रूहान और कहता है कि तुम जाकर बॉस को दे दो। तो रूहान कहती है कि नहीं, मेरी सिस्टर यूँ चली जाएगी, और मन में सोचती है कि मुझे उसे अभी इतनी जल्दी फेस नहीं करना है, वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, फिर मैं ही जाकर बॉस को ये फाइल दे देता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर यू रूहान से कहने लगती है कि तुमने जानबूझ के मेरी बेइज्जती की है ना। तो रूहान कहती है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो ये सारी हरकतें करती फिरूँ, और फिर वो अपने काम करने बैठ जाती है। और यू को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे आए हुए यहाँ पर कितने सारे दिन हो गए, तो प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी तो यहाँ पर मुझे बनना चाहिए था, और ये तो अभी आई है और इसे इतनी जल्दी मौका कैसे मिल गया। फिर यू यहाँ पर रूहान को सबक सिखाने के लिए उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाती है और उसे बताती है कि ये प्रोजेक्ट के पेपर्स है जो कि अब तुम्हें इनके इंचार्ज हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे। तो रूहान भी यहाँ पर इस पर साइन कर देती है और ये यहाँ पर जो यूती होती है खुश होने लग जाती है कि ये तो मिस्टर जैक के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं, कि ये अब उनकी पर्सन है। फिर जैसे ये पेपर साइन हो जाते तो फिर तुरंत यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और सीधा उस फाइल को लेकर वहाँ से चला जाता है यहाँ पर फूजू को दिखाने के लिए। और यहाँ पर यूँ सोचती है कि बस मिस्टर फूजू इस कॉन्ट्रैक्ट को ना देखे, और तभी हम देखते हैं फूजू ये कॉन्ट्रैक्ट देख लेता है और वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि रूहान ने इस फाइल पर कैसे साइन कर दिए। फिर वो जाकर उसके ऊपर चिल्लाता है और पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किस चीज़ के ऊपर साइन किए। तो ये कहती है हाँ, ये मैंने साइन किए, तो प्रोजेक्ट के पेपर्स है। तो फिर फूजू इसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि क्या तुमने पहले पढ़ा था कि किस चीज़ के पेपर्स है, क्या लिखा हुआ है इनमें। रूहान कहते हैं कि तुम मुझे सही से बताओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिर यहाँ पर फूजू नहीं बताता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को फाड़ कर चला जाता है। तो रूहान असिस्टेंट से कहती है कि क्या ये पागल हो गया है। फूजू यहाँ पर अपने ऑफिस में आने के बाद में सोचता है कि वो बिना पढ़े कैसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकती है, मुझे इसे अभी सिखाना होगा, नहीं तो आगे चलकर ये फिर से कोई ऐसा काम कर सकती है जिससे मुसीबत में पड़ जाएगी। तो फिर वो फूजू यहाँ पर रूहान को कॉल करके उसे अपने लिए कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है, और फिर जब वो कॉफ़ी लेकर आती है तो उसमें वो कमियां निकालने लग जाता है। फिर वो वापस से लेकर आती है तो फिर वो वापस से कमी निकालता है। ऐसे ही 3-4 चक्कर उसके लग जाते हैं और रूहान फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और असिस्टेंट से कहती है कि अब तुम ही उसे कॉफ़ी देकर आओ। फिर यहाँ पर जो रूहान थी वो तो यहाँ पर काफ़ी गुस्से में आ जाती है, पर फिर यहाँ पर जो कैमरामैन थे उनको देखकर वो अच्छे से काम करने की एक्टिंग करने लग जाती है। फिर उसके बाद में फूजू यहाँ पर रूहान के पास बहुत ही सारी फाइल्स लेकर पहुंच जाता है और उसे सारा काम कंप्लीट करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। फिर रूहान को ना चाहते हुए भी यहाँ पर सारा काम करना ही पड़ता है और फिर वो यहाँ पर जब सब कंप्लीट कर लेती है तब यहाँ पर फूजू रूहान का काम देखने के लिए आता है और तभी एक्सीडेंटली इन लोगों की किस भी हो जाती है। तो असिस्टेंट भी देखकर हैरान हो जाता है और कैमरामैन के पास जाकर कहता है कि इन सबको मत रिकॉर्ड करो। तो फिर रूहान जल्दी से अपना मुंह साफ करने लग जाती है। तो फिर फूजू कहता है क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो जो ऐसा कर रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि पिछली बार जो तुमने मुझे बाइट की थी। तो फिर ये जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रखने लग जाती है और चुप का इशारा करती है। तो फिर असिस्टेंट तो काफ़ी खुश होने लग जाते कि मेरा बॉस तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के निकले। फिर असिस्टेंट तो कोई काम का बहाना करके यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ को बाहर लेकर चला जाता है। फिर फूजू और यहाँ पर रूहान को एक और काम देने लग जाता है और कहता है क्या तुम्हें कंपनी के कुछ काम भी करना आता है या फिर नहीं आता। तो इसके बच्चे आने लगती है कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं आता और मेरे मॉम डैड ने भी
बस मुझे एक टूल ही बनाकर रख दिया है और अब तुम ये जानकर खुश हो ना कि ये इस जल्दी से रोकने लग जाता है। और रुवान कहती है कि तुम मुझे जानबूझ के परेशान करने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। तो फिर ये इसे पीछा छुड़ाने के लिए इसके हाथ पर अपने दांत से काटने लग जाती है। तभी रुवान की मैनेजर यहाँ पर पहुंच जाती है और वो ये देखकर डरने लग जाती है और रुवान से कहती है कि अभी से छोड़ दो, इनसे माफ़ कर दो। रुवान नहीं मान रही होती तो फिर फुजू के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। तो फिर फुजू इनसे बताता है कि मैंने तुम्हें बार बार कॉफ़ी बनाने के लिए बोला था ना, और तुम्हें इतने सारे फाइल्स के काम भी कंप्लीट करने के लिए बोले थे, तो तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ परेशान करने के लिए बोला है। मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे ना, उसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस सकती थी। तो ये कहती है तुम्हारे कहने का क्या ही मतलब है। तो फिर ये इससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने लग जाता है कि जिस पर तुमने साइन की है ना, तो वो डस्टबिन में पड़े पेपर्स उठाकर उन्हें रीड करने लग जाती है, जिससे उसे अब समझ में आ जाता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मिस्टर जैन के लिए काम करने का था। रुवान इसके ऊपर चलाने लगती है कि अच्छा, तो सिर्फ इस रीजन की वजह से तुमने यहाँ पर मुझे परेशान किया है। वो तो यहाँ पर सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, पर रुवान इसकी सॉरी नहीं लेती है और अपने मैनेजर के साथ में वहाँ से चली जाती है। फिर फुजू अपने असिस्टेंट को रुवान के पीछे जाने के लिए बोलता है उसकी सेफ्टी के लिए, और फिर असिस्टेंट वापस आने के बाद फुजू को बता देता है कि रुवान सेफली होटल में पहुंच चुकी है और वो उसका रूम कार्ड भी उसे देने लग जाता है और कहता है कि बॉस अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जब जब वो गुस्सा हो या नाराज हो, उसे जाकर मनाना चाहिए। फुजू कहता है कि मेरे और उसका रिलेशन ऐसा नहीं है, और वो भी फिर इसे कार्ड देने लग जाता है। तो फिर वो कार्ड ले लेता है। तो फिर असिस्टेंट सोचता है सच में बॉस मुंह पे तो कुछ और बोलते हैं और दिल में कुछ और रखते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फुजू होटल के बाहर जाकर रूहान को पिक करने के लिए आ जाता है। रूहान उसकी कार में बैठने नहीं चाह रही होती है, तो उसकी मैनेजर कहती है कि फालतू में मिस्टर फुजू से पंगा मत लो, और वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। पर कंपनी पहुंचने के बाद रूहान फुजू से कह देती है कि यहाँ पर तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, नहीं तो फिर एम्प्लॉयज़ को गलतफहमी हो जाएगी। तो फिर जब वो अपने काम में बिजी होती है तो फुजू उसे फिर से अपने ऑफिस में बुलाता है कुछ बात करने के लिए, और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कंप्यूटर्स चलाना सिखाता हूँ। फिर फुजू जब यहाँ पर रूहान का हाथ पकड़ के उससे कंप्यूटर चलाना सिखा रहा होता है, तभी इतने में यहाँ पर सिचन के आने की आवाज़ हो जाती है। तो रूहान जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है और फिर फुजू अपने नेफ्यू को यहाँ से भेज देता है और उसे बिल्कुल भी टेबल के नीचे रूहान को देखने नहीं देता है। फिर इसके जाने के बाद में रूहान उठ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर किसी के आने की फिर से आवाज़ आ जाती है। तो ये फिर से यहाँ पर टेबल के नीचे छुप जाती है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर रूहान की मैनेजर आई होती है। तो रूहान जल्दी से उसे देखकर उठ जाती है और बहाना करती है दरअसल मेरा नीचे कुछ गिर गया था, मैं बस उसे उठाने गई थी। तो मैनेजर पूछती है कि ऐसा भी क्या गिर गया था। तो जल्दी से फुजू रूहान का बहाने में साथ देने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी इयररिंग्स ढूंढ रही थी ना, तो ये लो। तो फिर रूहान इसे खोलने वाली थी, तो मैनेजर जल्दी से उसे रोक देती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है और उसे पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो। रूहान कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर उसके बाद रूहान अपने मैनेजर के साथ में किसी इन्वेस्टर से मिलने के लिए डिनर पार्टी के लिए गई होती है। तभी यहाँ पर वो रोमांटिक होने लग जाती है। तो मैनेजर तो हैरान हो जाती है और रूहान से कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हो ना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बाहर जो फुजू था वो भी सब कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है, और जल्दी से रूहान को बात करने के लिए बाहर लेकर आ जाता है और पूछता है क्या वो सच में प्रेग्नेंट है। तो रूहान कहती है कि पहली बात तो ये कि मेरे पर्सनल मैटर में तुम्हें घुसने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये पूछने वाले होते कौन, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा है भी तो फिर तुम्हारा इससे क्या ही लेना देना है। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि मैं बस इसीलिए कह रहा था कि तुम मुझसे स्कैम ना कर रही हो। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर रूहान कंपनी में होती है, तभी एक एम्प्लॉय उसे यूएसबी ड्राइव को प्रोजेक्ट के इंचार्ज को देने के लिए बोल रही होती है। तो फिर जैसे यहाँ पर रूहान जाने लगती है तो यहाँ पर यू थी वो जानबूझकर यहाँ पर अपना पैर इसके बीच में कर देती है, जिससे रूहान नीचे गिर जाती है। और फिर यहाँ पर वो रूहान उसके ऊपर चलाने लग जाती है कि वो कितनी ज़्यादा मासूम बनने की एक्टिंग करती है कि उससे तो कुछ करा ही नहीं है, जैसे तो उसने कुछ किया ही नहीं है। फिर सभी एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर रूहान के बारे में बातें करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर सिचिन भी आ जाता है जो कि रूहान को ही ब्लेम करने लग जाता है और वो यहाँ पर यू की साइड ले रहा होता है, पर तब यहाँ पर फुजू आ जाता है और रूहान को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए वो इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है कि कैसे यहाँ पर यू ही खुद बीच में पैर लेकर आई थी और इसे नीचे गिरा दिया। फिर सभी लोग यहाँ पर ये सब जानने के बाद रूहान के ऊपर यकीन करते हुए यू के बारे में गलत गलत बातें करने लग जाते हैं कि वो कितनी बड़ी झूठी लड़की है। फिर रूहान के पेट में दर्द होने लग जाता है तो फुजू से तुरंत ही उठाकर लेकर चला जाता है और उससे अपने पर्सनली डॉक्टर से चेकअप कराता है। पर यहाँ पर जैसे डॉक्टर रूहान की पल्स चेक करने वाला होता है तब यहाँ पर वो मना कर देती है कि आप मेरा पेट नहीं दुख रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो फुजू के साथ वापस से ऑफिस आ जाती है और इसके बाद फुजू रूहान को लेकर अपने किसी क्लाइंट से मिलने गया होता है।
और उसे बताता है कि मिस्टर जियांग ये मेरी सेक्रेटरी है। फिर ये जियांग तो रुआन को देखते के साथ ही पीनट्स वाली डिश को मना करने के लिए बोल देता है और फूजू को थैंक्स कहने लग जाता है कि आपकी वजह से मैं रुआन को मिल पाया हूँ। तो फिर फूजू हैरान हो जाता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो पहले से ही? तो जियांग बताता है कि हाँ, हम दोनों स्कूल क्लासमेट थे, हाई स्कूल क्लासमेट थे और फिर कॉलेज क्लासमेट भी थे। पर फिर मैं अब्रोड चला गया था तो फिर हम दोनों का कॉन्टैक्ट टूट गया था, लेकिन आपकी वजह से हम लोग फिर से मिल पाए हैं। रुआन भी उससे बात करने लग जाती है और कहती है कि जब से तुम अब्रोड चले गए थे ना, तो मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। फिर इन दोनों के बीच में बातें होता देखकर तो फूजू तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है उसे, और यहाँ पर तो जियांग रूहान को गेम खेलने के लिए भी इनवाइट करता है। और फिर जब जियांग यहाँ पर रूहान को खुद ही गेम सिखा रहा होता है तो फूजू कोई बहाना करके जियांग को यहाँ से कोई और काम के लिए भेज देता है और फिर वो खुद ही यहाँ पर रूहान को सिखाने लग जाता है गेम। तो वो कहती है कि लगता है तुम जेलस हो रहे हो। वो फिर डायरेक्टली फूजू से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फिर वो सीरियसली मोड पर आ जाता है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी। फिर तभी यहाँ पर तो वो तो अपना लव कन्फेस कर देता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और फिर उसे वो किस कर लेता है और पूछता है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो रुआन कहती है हाँ, शायद मैं भी करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फूजू यहाँ पर रुआन के लिए नेकलेस गिफ्ट में लेकर आया होता है और तभी यहाँ पर फूजू का पर्सनल डॉक्टर आकर रुआन का हाथ चेक करने के लिए बोल रहा होता है। और जैसे वो उसके पल्स को देखता है तो फिर वो बता देता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो प्रेग्नेंट हो। ये सुनते के साथ तो यहाँ पर फूजू तो हैरान हो जाता है और असिस्टेंट भी समझ जाता है कि ये बच्चा लगता है बॉस का नहीं है। फिर यहाँ पर फूजू तो गुस्से में डॉक्टर और अपने असिस्टेंट दोनों को ही बाहर जाने के लिए बोल देता है और वो रुआन से गुस्से में पूछता है कि ये बच्चा किसका। रुआन कहती है कि इसका तुम्हारे से कोई भी मतलब नहीं बनता है और अब हम दोनों के बीच में ये सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि अब मैं इस बेबी को दुनिया में लाने वाली हूँ और मैं तुम्हें बस अब एक अल्डर की तरह ही एक स्ट्रेंजर की तरह ही समझूंगी। फिर यहाँ पर फूजू तो गुस्सा होने लग जाता है तो रुआनी से कह देती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो संभलने के लिए। फिर यहाँ पर फूजू से चिन से मिलने जाता है और उसे मारने लगता है कि वो रुहान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो फिर सिचिन उसे बताता है कि मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया है। तो फिर फूजू हैरान हो जाता है, यानी कि ये बेबी इसका भी नहीं है। तो फिर वो अपसेट होकर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसे इन सब के बारे में बता भी देता है कि उसने कैसे उसे ब्रेकअप कर लिया है और ये भी कह दिया है कि अब से मैं तुम्हें स्ट्रेंजर की तरह ही ट्रीट करूंगी और वो उससे बेबी को दुनिया में लाने वाली। तो शाओ तो रूहान को समझने के लिए बोल रहा होता है कि वो अब तक ऑर्फन थी और वो भी नहीं चाहती होगी कि उसका बच्चा भी ऑर्फन रहे। तो फिर फूजू रूहान को समझ रहा होता है और वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है और रूहान जब सो रही होती है तो वो भी उसी के पास में लेट जाता है उसे हक करके और कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। फिर नेक्स्ट डे रूहान हॉस्पिटल में आकर चेकअप करवाने जाती है और जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है उसे तो वो सोचती है कि अब मेरा लास्ट चांस भी गया। फिर हम देखते हैं फूजू यहाँ पर रूहान से मिलने आ जाता है और तभी उसे उसकी मोम की वीडियो कॉल भी आ जाती है और वो रूहान दिखा देता है और फूजू की मोम तो यहाँ पर रूहान को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाती है और खुश होती है कि उनकी डॉटर इन लोग कितनी ज़्यादा प्यारी है और वो उससे पार्टी पे आने के लिए भी बुला रही होती है। तो फिर फूजू और रूहान जब पार्टी पे पहुंच जाते हैं तो फूजू की मोम तो अपने आने वाले ग्रैंड चाइल्ड की न्यूज़ अनाउंस कर देती है। तो सभी लोग तो यहाँ पर रूहान की बुराई करने लग जाते हैं कि पहले तो वो शिनचैन की फ्यूंसी थी ना, तो आखिर वो उसके अंकल के बच्चे की मोम कैसे बन सकती है। तो यहाँ पर तो जो फूजू की मोम थी वो ये सब सुनकर यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और सभी को क्लियर करती है कि आप लोगों को कुछ गलत फैमिली हुई है। रूहान की एंगेजमेंट तो हमेशा से फूजू के साथ में तय थी, ना कि सिचिन के साथ में। तो सभी को यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती है कि उन लोगों को गलत लग रहा था। तभी पार्टी में हम देखते हैं यहाँ पर एक लिन नाम का लड़का मौजूद था जो कि रूहान को देखते के साथ ही सोचने लग जाता है कि वो बिल्कुल उसकी मोम की तरह टिकती है। फिर वो याद करने लग जाता है कि उसकी मोम भी उसे बताया होता है कि बचपन में जब उसकी सिस्टर को हो गई थी। तो फिर वो यहाँ पर किसी को कॉल करके यहाँ पर रूहान की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोल देता है। और फिर हम देखते हैं पार्टी के बाद रूहान फूजू की मोम के घर पर रुकी हुई होती है। तभी जब वो रात में किचन में पानी पीने जाती है तो फूजू भी यहाँ पर आ जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। फिर यहाँ पर वो तो किस करने के लिए जैसे उसके नज़दीक बढ़ता है तभी यहाँ पर फूजू की मोम आकर उसके पर चिल्लाती है कि अब वो उसके बेबी की मोम बनने वाली है, तो उसे थोड़ा फासला मेंटेन करके रखे। और वो यहाँ से रूहान को लेकर अपने साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब रूहान की नींद खुलती है तो उसके मैनेजर भी उससे कॉल करके पूछती है कि आखिर तो फूजू के साथ शादी कब करने वाली हो, वैसे भी अच्छा रहेगा, तुम्हें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो जो रूहान थी वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने मैनेजर से कह देती है कि मैं कोई फूजू से शादी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये बेबी उसका है ही नहीं, तो फिर मैं उसे चीट कैसे कर सकती हूँ। तो मैनेजर कहती है कि फिर किसका है। तो रूहान बताती है कि 2 महीने पहले मैंने जिस बंदे के साथ भी होटल में नाइट स्पेंड की थी
थी ना उसका है। तो मैनेजर कहती है अरे वो भी तो मिस्टर फूजू ही है। तो ये सुनकर तो रुहान हैरान हो जाती है। मैनेजर कहती है अगर यकीन नहीं हो रहा तो फिर जो इयररिंग थी ना, यानी जो गुम गई थी, उनमें से एक फूजू के पास थी। तो फिर रुहान जल्दी से इयररिंग देखती है जो कि यहाँ पर फूजू ने उसे दी थी। और उसके बाद तो यहाँ पर फूजू और उसकी मॉम रुहान के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ जाती है। और फूजू की मौत तो यहाँ पर रुहान से बहुत ही ज़्यादा खुश थी और फिर इन दोनों को अकेले में बातें करने के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फूजू रुहान से कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जाने का सोच रही हो। तो ये कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ। तो फूजू कहता है कि बिल्कुल नहीं, और तुम किसी भी चीज़ की फिक्र मत करना, मैं इस बेबी को अपना ही बेबी मानूंगा। रुहान कहती है अच्छा तुम इस बेबी को अपना कैसे मानोगे। तो फिर ये कहता है जब मैं अब इस बेबी की मॉम से प्यार करता हूँ तो फिर इस बेबी से भी तो कर ही सकता हूँ ना प्यार। फिर रुहान खुश हो जाती है और फूजू को इयररिंग दिखाकर बता देती है कि इस बेबी का डैडी वही है। इयररिंग देखते के साथ तो यहाँ पर फूजू भी समझ जाता है और वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर रुहान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसने सोचे भी नहीं था कि यहाँ पर जो फूजू था वो इतना अच्छा इंसान निकलेगा। फिर वो उसको उसकी गाल पे किस करने लग जाती है। और इसके बाद में तो हम देखते हैं यहाँ पर फूजू स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर रियान आकर उसकी आंखें बंद कर देती है और पूछती है बताओ मैं कौन हूँ। तो फिर वो अलग अलग पर्सन्स के नाम लेने लग जाता है। तो ये कहती है नहीं मैं वो भी नहीं हूँ। तो फिर ये कहता है कि फिर तो लगता है ये मेरी वाइफ होगी। तो रुहान इसकी आंखें खोल देती है और कहती है अभी मैं तुम्हारी वाइफ बनी नहीं हूँ, अभी बनने वाली हूँ। फिर यहाँ पर तो वो दोनों ही मस्ती करने लग जाते और उसके बाद में दोनों ही शॉपिंग पर चले जाते हैं। फिर साथ में जब ये रेस्टोरेंट में बैठे होते तब यहाँ पर शावाद जाता है और वो फूजू से पूछता है कि ये क्या चल रहा है, तुम उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहे हो जबकि वो किसी और की बेबी के साथ में प्रेग्नेंट है, यानी कि किसी और की बेबी की मॉम बनने वाली है। तो फूजू से बता देता है कि ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही है। तो फिर शाव तो खुश हो जाता है और फिर इसके बाद में शाव जब अपने भाई से मिलने जाता है यानी कि ली से, तो उसे पता लगता है कि उन लोगों की खोई हुई बहन मिल चुकी है। तो फिर वो जैसे रुहान का फोटो देखता है तो हैरान हो जाता है कि रुहान उसकी सिस्टर है। तो ली कहता है लेकिन हम अपनी बहन को ऐसे नहीं ला सकते क्योंकि वो किसी पावरफुल बंदे के साथ में जो कितनी आसानी से उसे छोड़ेगा नहीं। तो शाव अपने भाई ली को समझाता है कि फूजू तो असल में उन लोगों की सिस्टर रुहान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और वो उसका ख्याल भी रखेगा। अब यहाँ पर तो हम सीजन को देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो यहाँ पर रुहान की शादी उसके साथ नहीं बल्कि उसके अंकल के साथ हो रही है। तो वो उसकी आंटी बन जाएगी। तो इस वजह से तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और रुहान की स्टेप सिस्टर यू के साथ में ब्रेकअप कर लेता है और वो सिर्फ रुहान को याद कर रहा होता है। और फिर रुहान अपने मैनेजर के साथ होती है और तभी यहाँ पर रुहान से मिलने के लिए उनके दोनों भाई ली और शावाद जाते हैं और वो लोगों से बता देते हैं कि वो लोग असल में उसके रियल भाई है और उन लोगों के पास डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स भी हैं। रुहान काफ़ी हैरान हो जाती है। तो वो कहते हैं कि शायद याद करो हमारी कितनी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। तो रुहान याद करने लग जाती है कि रेस्टोरेंट पे भी हम दोनों ने सेम चीज़ के लिए इनकार किया था कि उन खाने से हमें एलर्जीज है या फिर हमें वो चीज़ें पसंद नहीं है। रुहान का तो बड़ा भाई ली उसे बता देता है कि वो लोग कितने टाइम से उसे ढूंढ रहे थे, फाइनली अब जाकर वो उन्हें मिली है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो लोग रुहान को बताते हैं कि जब उन लोगों की मॉम यंग थी तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखा करती थी। रुहान तो इन दोनों से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं फूजो यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने गया होता है जो कि अब्रॉड से वापस आने वाली होती है और ये तो उसकी शादी के लिए उससे कॉन्ग्रेचुलेशन भी करने लग जाती है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। पर तभी कोई रिपोर्टर्स इन लोगों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और इन लोगों के बारे में रूमर्स फैला देता है। रूहान भी इन फोटोज़ को देख लेती है पर फूजू इसे इस फोटो के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं करता है। तो वो सोचती है रूहान अभी प्रेग्नेंट है तो फिर उसे इस चीज़ों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो फालतू में टेंशन लेगी, जबकि ऐसा कुछ तो है भी नहीं। और फिर रूहान सोचती है कि उसने मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया तो ठीक है, फिर अब मैं भी उसे अपने भाइयों के बारे में नहीं बताऊंगी। और फिर रूहान के दोनों भाई यहाँ पर उसे घुमाने के लिए लेकर गए होते हैं। तब यहाँ पर रूहान ली के साथ घूम रही होती है। तो फूजू जब उसे ऐसे देख लेता है और फूजू तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जेलस फील करने लग जाता है कि वो तो ली को आकर सीधा एक पंची लगा देता है। तो रूहान उससे झगड़ा करने से रोकती है। तो फिर फूजू को पता लगता है कि ली तो असल में उसका भाई है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इन लोगों के घर पर आ जाता है और रूहान और उसके भाई से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फूजू की फ्रेंड लिली को तो यहाँ पर रूहान का बड़ा भाई ली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो उसे सब एक्सप्लेन करती है कि वो बस फूजू की एक अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। और फिर यहाँ पर लिली फूजू से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने में। और फिर हम देखते हैं फूजू रात में चुपके से रूहान के घर पर आ जाता है उससे मिलने के लिए और वो डायरेक्टली उसी के रूम में आ जाता है और वो तो पहले से यहाँ पर उसे भगाने लगती है पर फूजू नहीं मानता और उसे मना ही लेता आखिरकार। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ही यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और तभी रूहान के दोनों भाई आकर इन दोनों को एक साथ में खुशी से बातें करते हुए देख लेते हैं। शाओ कहता है कि भाई देख लो हमारी सिस्टर है ना जो वो फूजू के साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसीलिए अब आप भी अपना गुस्सा छोड़ दो और मान जाओ। फिर हम देखते हैं यहाँ
पर सभी लोग एक पार्टी में आए होते हैं जहाँ पे रूहान की सिस्टर यू भी आई होती है और वो रूहान को देखते के साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। पर तभी पार्टी में रूहान का भाई लिबिया आ जाता है और उसकी साइड लेने लगता है कि इसने तो यहाँ पर फिर से नए बंदे को फंसा लिया। और यहाँ पर जो यू ने नए बंदे को फंसाया होता है वो तो यहाँ पर मिस्टर ली को देखकर तो डर के मारे वहां से भाग जाता है और कहता है इनसे पंगा नहीं ले सकता हूँ। फिर यू रूहान के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि वो तो मिस्टर फूजू को चीट कर रही है और अब उसने नए बंदे को भी फंसा लिया है। तो लिली कहती है कि उससे कुछ भी मत बोलो और उसने किसी और बंदे को नहीं फंसाया बल्कि जो मिस्टर ली और मिस्टर शायना वो उसके भाई है। और फिर रूहान तो यू को अपने दोनों भाइयों से मिलवाती है। तो फिर यू तो हैरान हो जाती है और सभी लोग भी बातें करने लग जाते हैं कि तभी तो रूहान बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ही दिखती है। तो फिर यहाँ पर तो जो लिली थी वो रूहान को उसका अवार्ड दे देती। तो यहाँ पर रूहान को शो करते उसे सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है और तभी इसी टाइम पर फूजो नील डाउन होकर रूहान को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और फिर सभी इन लोगों को चेयर करने लग जाते हैं कि रूहान को हाँ बोल देना चाहिए। तो फिर रूहान भी इसे हाँ बोल देती है और फिर वो उसे रिंग पहना देता है। और दोस्तों इसी के साथ में हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर